अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। अजी पाकिस्तान में अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से बहुत सारे इकदाम किए जाते रहे हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ अद्वियात की जाँच भी जारी रही है। बहुत सारे अद्वियात ऐसी भी होती हैं जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं और फिर मरीज़ों में उनका इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें कोई इशू नज़र आए या फिर उसके साथ साथ फिर कोई उसमें प्रॉब्लम अगर हो तो फिर उस पर एक्शन लेने के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है और जिसे हम ड्रैप कहते हैं। ड्रैप ने हाल ही में 3 अद्वियात पर पाबंदी लगाई है और उसे मार्केट से भी वापस उठाने का हुक्म दिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐसा क्यों किया है, उसके पीछे क्या वजह थी, हम इस पर बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ड्रैप के तर्जुमान जनाब साजिद हुसैन शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साजिद हुसैन साहब ये बताइए कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिन पर ड्रैप ने रजिस्ट्रेशन उनकी मनसूख की है या पाबंदी लगाई है? मेहरबानी, आपने एक अहम मसले पर हमें इनवाइट किया। आपको पता है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी इदारा है जिसका काम अद्वियात की क्वालिटी, मेयार और इसके मौसर होने की और अवाम को बिला तसत्तुर फराहमी को यकीनी बनाना है। तो ये 3 अद्वियात थी, एक दर्दकश दवा थी और मैदे की तकलीफ में अल्सर के इस्तेमाल होने वाली अद्वियात। ये 3 अद्वियात थी जिसकी हिफाजत अफादियत मेयार के ज़ाब्तों पर पूरा नहीं उतरती थी, जिसकी वजह से इन तीनों अद्वियात के रजिस्ट्रेशन हमने मुअत्तल किए हैं। अच्छा राइट, तो वो कौन कौन सी अद्वियात हैं, आप उनका जो एक तो नेम है? डिक्लोफेनिक भी है और पोटाशियम है 75 mg, 100 mg हम्म, और उस तरह की ये अद्वियात, 3 एक अद्वियात हैं जिसके हमने रजिस्ट्रेशन इनके मुअत्तल किए। अच्छा ये आप बता सकते हैं कि ये अद्वियात कब से रजिस्टर्ड थी और कब से यहाँ इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान में? मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर के जितने भी रेगुलेटर हैं सब अद्वियात के इस्तेमाल पर नजर रखे हुए हैं ताकि इनकी अफादियत पर नजर रखी जाए, इनकी एफिकेसी, इनकी क्वालिटी। चूंकि अद्वियात की साइंस वक्त के साथ, रिसर्च के साथ बहुत बेहतर होती जा रही है दुनिया भर में, इसलिए अद्वियात और इनके इस्तेमाल से पैदा होने वाले असरात अब बेहतर तौर पर मालूम हो पाते हैं। तो रेगुलेटर की तहकीक के बाद ये फैसला किया। आपको पता है बड़ी पुरानी दवाएं 25-30 साल पहले, उस वक्त तो अद्वियात का इतना मेयार, उसकी जांच पड़ताल का इतना मौसर निज़ाम नहीं होते थे। अब तो ड्रैब भी एक इंटरनेशनल इदारा बन चुका है और उसने अपने सर्विलेंस के निज़ाम को, मॉनिटरिंग के निज़ाम को और उन्होंने अपने फार्मा को विजिलेंस के तहत एक मौसर निज़ाम बना लिया है जिससे ये जांच पड़ताल होती रहती है और इस तरह के फैसले होते हैं कि जिसकी एफिकेसी, क्वालिटी, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल इदारा बन चुके हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और तमाम दुनिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर हमें चलते हैं, तो उनकी रोशनी में, उनकी रिपोर्ट में हमने ये फैसला किया है। अच्छा एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब ये पहले से ये ड्रग्स जो हैं वो रजिस्टर्ड थी, इस्तेमाल भी हो रही थी, तो ये अचानक से आपको पता चला या इसका कोई प्रोसेस या मैकेनिज्म चल रहा था जिसके बाद ये नहीं बात नहीं, सामने आई? आपको पता है कि हमारा फार्माको विजिलेंस एक बड़ा मुअस्सर निज़ाम मौजूद है। हम 3-4 साल से इस पे काम कर रहे हैं। अब हमने इंटरनेशनल इदारे के, WHO आलमी इदारा सेहत के इंटरनेशनल इदारों के मुताबिक अपने आप को जैब ने अपने आप को डाल लिया है। और आपको पता है कि ये मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट हम आपस में लिंक रहते हैं, इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो अमेरिका की यूनाइटेड फूड अथॉरिटी एंड ड्रग, बरतानिया की मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्विट्जरलैंड की स्विस, ये वो अथॉरिटी शामिल हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च किया और इस पे और उनकी रिपोर्ट और रोशनी के मुताबिक जब हमने इस डाटा को और इन चीज़ों को देखा कि एक रिपोर्ट है कि अब इनकी एफिकेसी, क्वालिटी, मेयार, वो जो अफादियत है और वो मतलूबा मेयार को उसको पूरा नहीं करती, तो उस वक्त हमने फैसला किया क्यों अब हमारा जो इदारा है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर माना जाता है और हम मिलकर तमाम जितने रेगुलेटर हैं इनके साथ मिलकर एक मौसर एक हमारा एक निज़ाम मौजूद है जिसपे हम वाच भी कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं। जब इस तरह की शवायद, इस तरह पहले भी काफी आपको पता है कि इस तरह की मेडिसिन की जब शवायद मिलते हैं तो हम मार्केट से उठा लेते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या हिदायत जारी की गई हैं, मार्केट से रिकॉल की हिदायत जारी हो चुकी हाँ, है? तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हिदायत करती हैं कि अपने मार्केट से अपने ये तमाम अद्वियात विड्रा कर लें और साथ ही अपने फील्ड और ड्रग इंस्पेक्टर को भी हिदायत करती हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी करें, इसकी सर्विलेंस भी करें, इनको चेक भी करें, कि इंश्योर करें कि ये तमाम जो इकदाम, जो हिदायत हमने जारी की हैं, इस पर अमल दरामद हो चुका है और उसके अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए आवाम के मफादात की खातिर, ताकि आवाम को हम, क्योंकि अब JIP की जिम्मेदारी है कि रेगुलेटर है तमाम अद्वियात की
वो एक मौसर निगरानी भी करता है। तो एक ड्रैब की जिम्मेदारी है कि आवाम की सेहत के लिए और इसके लिए जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी करना है। अच्छा, शाह साहब एक चीज़ और ये बताइए, आपका जो सेफ्टी अलर्ट है जो ड्रैप ने जारी किया उसमें लिखा हुआ था कि इन ड्रग्स का डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं हुआ है, इससे क्या मुराद है, ज़रा बताएंगे नाजरीन को। नहीं, डेटा किस में लिखा हुआ है जी? एक अलर्ट, जो सेफ्टी अलर्ट एक जारी हुआ था ड्रैप की तरफ से, वो सोशल वो मीडिया पे वो भी कुछ चला था। वो कुछ कंपनियां भी हमने ये जो फैसले किए हैं ना कंपनियों के साथ मिलकर, इनकी अफादियत, इनकी हिफाजत, इनकी क्वालिटी, और कुछ कंपनी की वो एक हमारे एसओपीज होते हैं कि उन्होंने भी उसमें भी कोई डेटा फराहम करना होता है। तो ये हमारा कंपनी और हम मिलकर बैठकर ये फैसले करते हैं जब ये देखते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रेगुलेटरी इदारों, क्योंकि हम दुनिया के साथ साथ चलना है और एक ड्रैप है, क्योंकि कल कोई किसी किस्म की कोई बात हो जाए तो फिर वो जिम्मेदारी तो ड्रैब पे आएगी ना, उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान होगा। तो क्योंकि जब हम एक इंटरनेट मार्केट के साथ, दुनिया के साथ, रेगुलेटर के साथ चलते हैं तो रिसर्च बेस पर जो हमारी चीजें आती हैं तो फिर हम कंपनियों से भी शेयर करते हैं और मिलकर फैसला करते हैं कि अब इस चीज को क्योंकि अब हमारा बड़ा जदीद सिस्टम आ गए हैं। ये पुरानी अद्वियात की पुराने दौर में रिसर्च की गई, तो अब हमारे मियार पूरी दुनिया में बेहतर हो गए हैं। तो हम ये फैसला करते हैं कि अब इसकी एफिकेसी दुरुस्त नहीं है तो कंपनी हमसे मुत्तफिक होती है और ये फैसला फिर करते हैं। शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर आवाम को भी कुछ मालूमात चाहिए ड्रग्स से मुतालिक और फिजिशियंस को भी कुछ मालूमात चाहिए, तो क्या ड्रैब की वेबसाइट्स पर तमाम मुतल्लिका मालूमात अभी दस्तियाब हैं? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। मैं यकीन भी अपना इंश्योर भी करवा लेता हूँ। वो ड्राइव हमारी इस तरह की जो पब्लिक के मफादात की खातिर जितनी भी अलर्ट होती हैं, एडवाइजरीज होती हैं, हेल्थ की सूरत में, ड्राइव की सूरत में, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट, वो हम अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। ठीक तो हम इसको यकीनी बनाएंगे कि जब आप ड्राइव की वेबसाइट पे मौजूद हो ताकि आवाम इसको पढ़ें और इसकी एफिकेसी, क्वालिटी जो हिदायत ड्राइव ने अपना अलर्ट जारी की है तो हम इस पर, और इसके मुआलिजीन हैं और जितने डॉक्टर्स हैं, जो तिब्बी इदारे हैं, तो इसके निर्णय के लिए वो मुकम्मल इसको हमारी वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साजिद हुसैन शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। ड्रैब के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से 3 ड्रग्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख की गई है। और जो तीनों ड्रग्स हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ, एक जिस्म में दर्द की दवा है डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, और उसकी जो डोजेज है वो 75 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं उन पर पाबंदी लगी है, उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है। और उसके साथ साथ अल्सर के इलाज की दवा है फेमोटेडिन, जो कि सस्पेंशन की सूरत में है। ये 10 mg और 20 mg की जो ड्रग है इसकी, उसके रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है। और इसके साथ साथ पैरास्टोमोल, थियोरिडाजेन और कैफीन कॉम्बिनेशन की जो दवा है वो भी, उसकी भी रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है। तो ये एक अहम इन्फॉर्मेशन है। और ये तमाम जो फिजिशियंस हैं और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके भी नॉलेज में यकीनन ये बात आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई होगी तो अब उनके नॉलेज में ये बात आ जाएगी। हम प्रोग्राम के ज़रिए भी उन्हें बता रहे हैं कि ड्रैब की जानिब से इन तीनों अद्वियात की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर दी गई है, और इन तीनों अद्वियात का जो इस्तेमाल है वो फौरी तौर पर रोकने की हिदायत की गई है। और उसके साथ साथ ड्रैब की जानिब से फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी ये हिदायत दी गई है कि वो मार्केट में मौजूद जो स्टॉक है उसे फौरी तौर पर वो वापस मंगवा लें, उसे उठवा लें, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि मुख्तलिफ मार्केट्स में स्टॉक मौजूद रहता है और उसे फिर इस तरह की पाबंदी की सूरत में फौरी तौर पर रिकॉल किया जाता है और उसे वापस मंगवाया जाता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब नूर मोहम्मद महर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। नूर मोहम्मद महर साहब हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर लेंगे, हम उनसे मज़ीद बात करेंगे ड्रग्स की एफिकेसी के हवाले से और ड्रग के हवाले से, चूँकि ड्रग्स जो हैं वो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड भी होती हैं और उन पर तहकीक भी हो रही होती है। मुख्तलिफ़ ट्रायल्स होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, पाकिस्तान में भी कुछ ट्रायल्स जो हैं वो होते हैं और उनकी रोशनी में फिर आगे रेगुलेटर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं। नूर मोहम्मद महर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। नूर महर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नूर महर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नूर महर साहब, ये बताइए कि ड्रैप ने जो डिसीजन लिया है 3 ड्रग्स को उनके रजिस्ट्रेशन मनसूख की है और उन पर पाबंदी लगाई है, एक तो पहले ये बताइए कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, इसका मरीजों की सेहत पर क्या असर होगा?
मैं समझता हूँ ये इंतहाई खुश आइंद है, और ड्रैप ने जो आलमी ज़रूरियात हैं और ख़ास तौर पे FDA और MHRA और जो आलमी इदारे सेहत हैं उनकी हिदायत के मुताबिक एक अच्छा इकदाम किया है, और इससे जो है मरीजों की सेहत की जो हिफाजत है वो अच्छे तरीके से हो सकेगी। और ये तीनों अद्वियात वो थे जिनके मुज़र असरात बहुत ज़्यादा थे, और ये साबित हो चुका था, और ख़ास तौर पे ऐसी अद्वियात का बर वक्त ड्रैप ने इकदाम किया है जो कि मैं समझता हूँ कि खुश आइंद है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो और भी ड्रग्स अवेलेबल हैं और मरीजों की सेहत के हवाले से, और इसके साथ साथ ड्रग्स के जो मुख्तलिफ ट्रायल्स होते हैं दुनिया भर में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में उसकी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल हो जाती है या हम कहीं बहुत पीछे हैं? देखें, हम ज़्यादातर इन्हसार कर रहे होते हैं बरूने मुल्क दूसरे ममालिक पे। पाकिस्तान में फार्माको विजिलेंस कमेटीज जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। ख़ास तौर पे जो PIC लाहौर में एक मामला हुआ था जिसमें तकरीबन 192 लोगों की हलाकत भी हुई थी, वो भी अद्वियात के मुज़र असरात की वजह से और इस तरह के मामला हुए थे। तो अब पहले की निस्बत ड्रग अथॉरिटी बेहतर काम कर रही है, और हमारी जो नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, और इन अच्छे इकदामात की बिना पर ही आलमी तौर पे हमारी साख जो है वो बेहतर होगी, और हमारी अद्वियात पे जो है एक एतमाद जो है ना पूरी दुनिया में पैदा होगा। नूरमार साहब, और क्या आप समझते हैं कि क्या इकदामात ऐसे होने चाहिए जिससे अद्वियात का जो सही इस्तेमाल है वो उसे फ़रोग़ दिया जा सके और उसका जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उसको रोका जा सके? उसमें ड्रैप का क्या किरदार हो सकता है आपके ख्याल में? देखें, अद्वियात की मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो क्लियर है, और ड्रैब एक्ट 2012 में भी जो है ये क्लियर है कि अद्वियात की जो मॉनिटरिंग है, ख़ास तौर पे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो और फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो गाहे बगाहे जो है अपनी अद्वियात के मुज़र असरात से आवाम को बचाने के लिए इक़दामात को जो है ड्रैप अपने तौर पे यकीनी बनाए और मजीद इसको सख्त करे, और फार्माको विजिलेंस कमेटीज जो है उनको क्लियर होना चाहिए, और हर तहसील सतह पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं इसको मुख्तलिफ गाहे बगाहे जो है इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, इसके जो मुज़र असरात हैं, इसका जो है एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो होना जरूरी है। पंजाब में एक हद तक तो ये काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान और KPK में अभी तक इसके बारे में काम नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि ड्रैप का ऐसा इक़दाम है और इसको जो है जारी रहना चाहिए, और ड्रैप जो है इस तरह के मसाइल पर काबू पाए और इसको सख्त से सख्त ऐसे इक़दाम उठाए ताकि आवाम की सेहत जो है वो बहुत अहम है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। नूर मोहम्मद महार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं और माहिर फार्मासिस्ट हैं। नूर महार साहब वो बता रहे थे कि इन ड्रग्स की जो नुकसानदेह असरात हैं उसकी वजह से इनके रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है और इन पर पाबंदी लगाई गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रब्ता हो जाए पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मंसूर दिलावर साहब से, और हम उनका भी मौक़िफ़ जान सकें कि जो इंडस्ट्री है वो इस बारे में क्या कहती है और इस इक़दाम को वो किस नज़र से देखते हैं। मंसूर दिलावर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे तो हम आप उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन ये एक, जैसे नूर महार साहब ने बताया कि ये खुशाइन बात है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया और उस पर एक्शन भी लिया और उन अद्वियात के रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर मनसूख कर दी जिनके बारे में ये इस तरह की इतलात हैं या इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं कि वो नुकसानदेह साबित हो रही हैं। तो केमिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ उनकी डोजेज होती है और उसमें वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो डोजेज जिस पर पाबंदी लगाई गई थी वो मैंने आपको बताया भी, और आप ट्रैप की वेबसाइट पे भी देखेंगे तो आपको उसकी मालूमात मिल जाएंगी। और जिसमें मैं आपको दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि जिसमें दर्द की जो दवा है वो डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है और उसकी जो डोजेज है वो 75 mg और 100 mg है जिस पर पाबंदी लगाई गई है, उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है। और उसके साथ साथ अल्सर के इलाज की दवा है फेमोट्रिडिन जो सस्पेंशन है 10 mg और 20 mg के डोजेज में उस पर पाबंदी लगाई गई है। और उसके साथ साथ पैरास्टामोल और थियोरिडाज़िन और कैफीन कॉम्बिनेशन की जो ड्रग है उस पर भी
पाबंदी लगाई गई है और उसके रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी गई है। ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट भी इसका जारी हो चुका है। तो नाज़रीन, ये अब तक की अपडेट थी जो ड्रग्स के हवाले से हमने आपको बतानी थी। रैप का ये एक्शन था जिसे खुशाइंद करार दिया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे रिटेलर्स हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो POS सिस्टम के तहत नहीं आना चाह रहे, हालांकि लोगों से मनमानी कीमतें लेते हैं और लोगों से टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन वो टैक्स आगे जाकर जमा नहीं होता। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे कुछ टैक्स कलेक्शन के हवाले से। अभी हाल ही में एक ख़बर आपकी नज़र से गुजरी होगी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कराची शहर से रिकॉर्ड टैक्सेस वसूल किए हैं। ये कराची शहर ही है जो हर चीज़ में सबसे आगे रहता है, टैक्स देने में कराची सबसे आगे है, और FBR इस हवाले से काम कर रहा है। और FBR का जो रीजनल टैक्स ऑफिस है कराची का, वो कोशिशें करता रहता है। अभी हाल ही में रिटेलर्स के साथ भी, रिटेलर्स का जो नेट बेस है उसको बढ़ाने के लिए भी FBR के जो ऑफिशियल हैं वो कोशां हैं। और इसी हवाले से अभी कुछ दिन पहले FBR की टीम ने दमथल स्वीट्स और बेकर्स पर वहाँ विज़िट किया था, और वहाँ पर उन्होंने विज़िट के बाद, वहाँ चीज़ें देखने के बाद उनके पास कंप्लेंट्स थी, उसकी वजह से उन्होंने दमथल स्वीट्स को सील कर दिया था। और कुछ टाइम के लिए वो दमथल स्वीट्स जो है वो बंद रही, सील रही। और ये दमथल स्वीट्स आयशा मंजिल पर वाक़े है, और वहाँ पर आप लोग यकीनन गए होंगे, आपने देखा होगा, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है, और इसे एक अच्छा ब्रांड समझा जाता है। लेकिन ये FBR की कार्रवाई के बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें भी, और वैसे भी शहरियों ने भी, इसमें जिन जिन को ये खबर पहुँची, सोशल मीडिया पर भी कुछ चीज़ें चली, तो उसके बाद से चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि दमथल स्वीट्स ने ऐसा क्या किया है। और दमथल स्वीट्स के बारे में ये इतलात हैं कि मुबैना तौर पर उन्होंने टैक्सेस में कुछ गड़बड़ की है, टैक्सेस की अदायगी में कुछ गड़बड़ की है। और एक और पॉइंट जो सामने आ रहा है वो है पॉइंट ऑफ सेल से मुतालिक। और ये कहा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल में वो कंप्लायंस नहीं कर रहे थे और उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे FBR के साथ। इस वजह से FBR ने वहाँ पर कार्रवाई की और उसे सील किया। लेकिन थोड़े वक्त के बाद ही वो सील खुल गई और दोबारा से दमथल स्वीट्स जो है वो ओपन तो हो गई, लेकिन उसके हवाले से अब भी बहुत सारे सवालात बाकी हैं। इस हवाले से हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनसे हमने रब्ता किया, जिनमें अब्दुल शकूर शेख साहब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं, जोन 3 RTO 2 FBR कराची के। उनसे हमने दिन में बात की और राब्ते में रहे, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो अपना ऑफिशियल वर्जन दें और बताएं कि उन्होंने कार्रवाई किन शिकायत पर की, और फिर उसके बाद सील किया दमथल स्वीट्स को, और उसके बाद उसे डी सील क्यों किया, क्या वो शिकायत दूर हो गई या नहीं हुई। ताहम वो हमें प्रोग्राम के दौरान ज्वाइन करने पर राज़ी नहीं हुए। फिर हमने रब्ता किया जनाब असद ताहिर साहब से जो तर्जुमान हैं FBR के, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, उनसे भी हमने रब्ता किया, ताहम वो भी हमें दस्तयाब नहीं हो पाए और प्रोग्राम में ज्वाइन करने से उन्होंने भी इनकार कर दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब शकील बेग साहब ने, जो कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। सारिफीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और सारिफीन को आगाही देने के लिए भी पेश रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा नाम है दमथल का, और शहर कराची में काफी अरसे से ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। लेकिन ये क्वेश्चन असल में हमारे पास लोगों ने मेरे ख्याल कम से कम नहीं कुछ 4-6 लोगों ने सेम डे ही हमसे पूछा कि दमथल बंद होगी, क्योंकि लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात थे। कुछ FBR के हवाले से तो इतना लोगों का जहन नहीं जा रहा था, लोगों का जहन जा रहा था कि शायद कोई फूड का कोई इशू आया है, कुछ इस तरह का है। तो जिसपे हमने उनको बताया कि कोई ऐसी चीज अभी तक सामने नहीं आई है कि फूड के हवाले से कोई मामला हुआ हो। लेकिन चूंकि ये जो इशू चला वो FBR के टैक्स का है, रेवेन्यू का है, और ये इससे पहले भी कराची शहर की बहुत सारी बड़े बड़े ब्रांड हैं, बैकर्स हैं, और इसके अलावा दूसरे जो ट्रेड पे काम करते हैं उनको भी, जिसपे काफी दफा कई अपना ताजर तंजीमों ने स्ट्राइक भी की इसके हवाले से। लेकिन असल बात यह है कि देखें, ये एंड यूजर से टैक्स वसूल करते हैं, ठीक है ना। जो भी इनकी रिसिप्ट होती है उस पर अगर आप गौर करें, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा होटल है, रेस्टोरेंट है,
उसकी बकायदा एक कंज्यूमर ने बहुत ज्यादा वो वायरल भी हुई थी कि जिसमें वो टैक्स डिडक्शन कर रहे थे, लेकिन ये शो नहीं कर रहे थे कि टैक्स आप जो डिडक्ट कर रहे हैं उसको कहाँ है। देखिए, जब आप टैक्स डिडक्ट करते हैं तो उसकी रिसिप्ट का राइट जो है वो कंज्यूमर को भी होता है कि आप उस तक उसकी चीज को पहुंचाएं ताकि उसे पता चले। लेकिन यहाँ पर अब ये थोड़ा सा सस्पिशियस टाइप की चीज हो गई है दमथल वाली, कि ना तो FBI इसे क्लियर कर रही है कि आया उन्होंने इसको जो कुछ टाइम के लिए, चूंकि ये बिल्कुल कुछ टाइम के लिए बंद सील हुई है और उसके बाद ये खुल गई, तो अब क्यों इतने थोड़े से टाइम के लिए अगर बंद हुई है तो क्या उनका सिलसिला ठीक था? अगर ठीक नहीं था तो क्यों नहीं ठीक था? तो ये मेरा ख्याल है कि FBR को ये बताना चाहिए ताकि जो दूसरे अगर कोई रिटेल में कोई इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे वो बेकर्स हो या निम्को हो या जो स्वीट्स वाले हों, तो कम से कम उन तक ये मैसेज जाना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि दमथल के जो ऑनर है उनको भी ये पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए था कि वो आते और वो भी इन चीजों को बिल्कुल बताएं कि ये जो मैं साहब आपको एक बात बता दूं और नाजरीन को भी ये बात बता दूं कि दमथल स्वीट्स के ओनर CEO जनाब खलील अहमद साहब से हमने बारहा रब्ता किया। मैंने खुद उनसे टेलीफोन पर बात की, 2 बार मेरी खुद बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपना वर्जन भी दें और इस बात की वजाहत भी करें कि वहाँ पे क्या हुआ है, चूँकि एक बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा नाम है। ताहम उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने मुझे लास्ट में ये कहा, उन्होंने मुझे साहब ये बताया कि जी मैं देखता हूँ, मैं वकील से बात करता हूँ, मैं अपने लॉयर को बोलता हूँ। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई इसमें कोई मसला नहीं है, आप अपने लॉयर को भले कह दें वो आपका वर्जन दे दे आपकी तरफ से, या आप अपने स्टाफ को नॉमिनेट करना चाहें उसको कर दें, या आप खुद भी वर्जन दे दें तो अच्छी बात होगी कि आप क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और वो उन्होंने वर्जन नहीं दिया हमें, अब तक भी नहीं दिया, वरना हम उनका भी वर्जन जरूर शामिल करते। और अभी भी हमारी टीम उनको ट्राई कर रही है उनके मोबाइल नंबर पर कि वो अगर राब्ते में आ जाए तो हम उनका वर्जन भी नाज़रीन के सामने पेश कर दें। और वाकई आप बेग साहब आप जैसे कह रहे हैं कि FBR के ऑफिशियल भी नहीं आ रहे सामने और वो भी लाइव प्रोग्राम में शिरकत से गुरेज करते रहे हैं, गुरेजा हैं। अब ये सस्पिशन और ज्यादा बढ़ रहा है कि FBR ने पहले तो सील क्यों किया था और अगर सील किया था तो फौरी बाद ही उसको खोल क्यों दिया? और सील भी जिस तरीके से किया गया ना, आप उसकी फुटेज आपके पास होगी मेरे ख्याल है, हमने तो शहर में पूरे में देखी है, पूरे शहर नहीं देखी है कराची के, कि वो किस तरीके से उसको सील किया गया, जिस तरीके से वो सील किया जा रहा है। वो फुटेज में वीडियोस में भी नजर आ रहे हैं, नाजरीन देख रहे हैं। हाँ, बड़ी मसद एग्रेसिव स्टाइल है उनका, जैसे कोई आते हैं ना बड़ा धड़धड़, चलो जी ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, रेड वाला स्टाइल था उनका, जैसे छापा मारा उन्होंने स्टाइल है। तो फिर अगर आपने इतना बड़ा छापा मारा है, या वो उनकी देखे ना, वो एक ब्रांड है, अगर आपने उसको, उसका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है जो उसके पास जाता है, उससे चीजें परचेज करता है, तो मेरा ख्याल है कि उससे उनके बिजनेस पे भी जरूर नेगेटिविटी आई होगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए खुली या बंद हुई, जो भी है उस बात पे नहीं जाते। हाँ, ये जरूर हम तक की आवाज आई थी और कि जनाब ये टैक्स जो वसूल कर रहे थे वो उसको FBR तक नहीं पहुंचा रहे थे, जो रिपोर्ट लोगों ने हम तक पहुंचाई। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, ये तो मेरे ख्याल है खलील साहब को आकर या FBR को आकर बताना चाहिए। देखिए जो नोटिस लगाया था ना FBR ने, जो वहां सील करते हुए नोटिस लगाया था, उस नोटिस की वर्डिंग में पढ़ के जरा सुना देता हूं ताकि आप भी देख लें और नाजरीन जो हैं वो भी सुन लें। FBR ने जो सील करते हुए नोटिस लगाया था, वो नोटिस, ये रीडिंग उसकी ये है, उस पर लिखा हुआ है कि सील्ड बाय FBR इन अकाउंट ऑफ नॉन इंटीग्रेशन एज टियर 1 रिटेलर अंडर सेक्शन 2(43A ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 1990। तो ये देखिए कि शकील बेग साहब ये POS से मुतालिक ही लगता है कि ये तो वही अब है। अगर उन्होंने बिल्कुल उसी पे किया है, तो अगर उस पे भी उन्होंने किया है तो क्या अब ये अगर वर्जन दोनों साइड से आता तो इसका दोनों को फायदा होता। उसकी रीजन क्या है कि दोनों को फायदा होता है। क्यों होता कि FBR का वर्जन आता तो कम से कम वो ये बताते और इससे दूसरे जो बिजनेस करने वाले हैं वो भी अटेंड। लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि चाहे वो FBR ने किया, चाहे दमथल की गलती थी या किसकी थी, हमें नहीं पता, लेकिन इसमें सर्वाइव तो कंज्यूमर करता रहा। अगर टैक्स FBR तक नहीं गया तो उस सूरत में भी कंज्यूमर ने सर्वाइव किया, और अगर वो दमथल को बंद किया गया तब भी कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो कहने का मकसद है कि अगर वो चीज क्या थी, क्या मामला था, खाली लिख देने से, उस पे लगा देने से मामला नहीं बना। क्योंकि एक वीडियो में जब वो बता रहे हैं तो उसमें तो वो इस तरह लग रहा था कि भरपूर तरीके से उन्होंने रेड किया और जनाब उसके ऊपर ऐसा छापा मारा है कि जनाब अब कहानी खत्म। लेकिन क्या ये इस तरह होने से
कम अज कम आज अगर ये मैं समझता हूँ मेट्रो मैटर्स को ये क्रेडिट चाहता है कि वो कम अज कम एक आगाही तो दे रहा है लोगों को, दोनों को दे रहा है, एफबीआर को भी के लोगों को, ताकि उनको पता चले कि एफबीआर से कैसे। और सेकेंडली दमथल के लिए भी बड़ा पॉजिटिव था कि अगर वो आकर ये चीजें बताते। हाँ, इसमें होता क्या है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कई जो रिटेलर्स हैं वो शायद टैक्स को नहीं देते, या वो शायद कंज्यूमर से ले लेते हैं और आगे तक नहीं पहुंचाते। और बिल्कुल इसी तरह की कुछ कहानी इसमें नजर आ रही है कि पीओएस की वजह से कोई इन्होंने इस तरह की हरकत की है, कोई ना कोई रीजन तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा नाम और उसको सील कर देना और फिर उसको रीओपन भी कर देना, यानी कि उसको पहले क्लोज कर दिया, उसको सील्ड कर दिया। आप जैसे कह रहे हैं, मैं ये बता दूं नाज़रीन को कि ये बिल्कुल ऐसे ही था और हमारे भी जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल आया था कि शायद कोई बहुत बड़ा कोई स्कैम है जिसकी वजह से एफबीआर ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन हकीकत ये है कि जब मीडिया पे हम बात करने के लिए हमने इस शो को प्लान किया और हमने एफबीआर से रब्ता किया, तो एफबीआर वाले भी छुप गए, उनके अफसरान छुप गए और सामने नहीं आए। और जो एफबीआर के अफसरान थे जिनके नाम भी मैंने बताए हैं नाजरीन को, और वो मैं नाम दोबारा रिपीट भी कर देता हूं। अब्दुल शकूर शेख साहब, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जोन 3 आरटीओ 2 एफबीआर कराची के, जिनके बारे में बताया गया कि पीओएस से मुतालिक जो ड्राइव चल रही है मुख्तलिफ रिटेलर्स पर जो विजिट हो रहे हैं और एक इंटीग्रेशन की कोशिश हो रही है, उस मुहिम के ये सरबराह हैं और उस मुहिम को ये देख रहे हैं। उनके साथ साथ असद ताहिर साहब जो कि तर्जुमान हैं, एफबीआर के तर्जुमान है, इनकी जिम्मेदारी है कि एफबीआर के इमेज को बेहतर रखें, एफबीआर से मुतालिक कोई भी क्वेरी आती है उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको जवाब दें। तर्जुमान का मतलब ही यही है कि मीडिया की क्वेरीज आएँ उसको जवाब दें, पब्लिक की चीज़ें हैं उसको जवाब दें। लेकिन वो साहब भी कतराने लगे और गायब हो गए, वो अवेलेबल नहीं हुए। और उसके साथ साथ आपने इसे बताया कि दमतल स्वीट्स खुद एक इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है, तो उनके ओनर्स को ये रियलाइजेशन तो होनी चाहिए ना कि उनके जो कमिटेड कस्टमर्स हैं, उनके जो कमिटेड कंज्यूमर्स हैं, जो उनसे ये जानना चाहते हैं कि वहां क्या कार्रवाई हुई थी और क्यों कार्रवाई हुई थी और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या मिला। और खास तौर पे जो टैक्स के हवाले से जो बात है, जो बेग साहब ने भी बताई, बेग साहब आपकी तरफ भी बिल्कुल आता हूं, जो आपने भी ये बात बताई कि भाई टैक्स सारे हर चीज पर तो टैक्स देता है। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि वो जो शेख साहब है ना हमारे एफबीआर के, मेरे ख्याल है कि उनको इस चीज का एहसास नहीं है, या शायद उनको इस चीज का पता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए बेहतर करने जा रहे हैं। कि जाहिर सी बात है, जब क्या हमसे डिटेक्ट कर लिया जाता है बहुत सारे, मैं खाली पैकर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये तो अब रिटेल की सतह पे हर जगह लिया जा रहा है। आप देखिए ब्रेड पे भी लिया जा रहा है, पापों पे भी लिया जा रहा है। मैं तो वैसे तो जहां हम कहते हैं टैक्स अच्छी बात है, ले कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कि पापे और रोटियों पे भी हमसे वसूल किया जाता है। तो क्या वो रसीद किस तरह इन्होंने टैली की, क्या इतनी जल्दी इनके पास वो रिपोर्ट आ गई कि जनाब इतनी डिडक्शन हुई थी? क्वेश्चन मार्क होते हैं कि जब आप आकर उस चीज को नहीं बताते हैं, अवाम तक वो आगाही नहीं होती है, तो अवाम में शकूक व शुबात पैदा होते हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि एफबीआर के शेख साहब को, जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और जो कराची को पूरा सर्कल 3 शायद आपने बताया मेरा ख्याल है, उसको देख रहे हैं। आरटीओ 2 है, आरटीओ 2 तो वो आरटीओ 2 बड़ा है जी। उनका अगर आरटीओ 2 को भी देखे तो वो तकरीबन कराची है उसके पास। तो अगर वो मोहतरम आकर कम से कम अपनी ये चीज बताते तो दूसरे दुकानदार और कंज्यूमर दोनों एक्टिव होते, तो फायदा किसको होता है? ये बात भी है ना नाज़रीन को बताने की, ये बात भी है कि भाई अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, जो कि हो सकता है कि अच्छा ही काम हो, वाकई में अच्छा ही किया होगा, लेकिन हम तो अभी कुछ नहीं कह रहे, हम तो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए काम किया हो तो फिर उन्हें छुपने की क्या जरूरत है? उन्होंने अच्छा काम किया तो अच्छा काम बताना चाहिए ना। अच्छा, इसमें हम तो, बल्कि मैं वैसे तो कंज्यूमर बॉडी एज ए एक्टिविस्ट कंज्यूमर के, मैं तो एफबीआर को इस पे सपोर्ट करता हूं। हम तो कहते हैं कि आप करें, लेकिन करें तो कम से कम कंज्यूमर का पैसा गवर्नमेंट तक तो जाए ना, वो पता चले, बीच में ना चला जाए, पता ये ना हो ना कि खुदा न ख्वास्ता कहीं और के मामला चल रहे हो। तो हम तो इस वक्त इस वजह से कि जनाब अगर उसको सील्ड किया गया, एक बड़ा नाम है, उसके अदारे को आपने सील कर दिया, सील करने के बाद वो खुल भी गई, क्योंकि उसको जिस तरीके से सील्ड और जिस तरह उसको दिखाया गया है ना, वो एक बड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा था माहौल। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी कुछ किया गया हमें बताया जाए, कंज्यूमर को बताया जाए कि उनसे पहले कितनी रिकवरी होनी थी और उसके बाद एफबीआर ने जब छापा मारा तो कितनी रिकवरी हुई। कम से कम ये 2 फिगर तो वो बताया कि जनाब हमने जब छापा मारा था तो इतनी रिकवरी हमने उनसे करनी थी दमथल से, और जब छापा लग गया और ये रिकवरी हमने फौरी तौर पर करके गवर्नमेंट के खाते में डाल दी, जो कि कंज्यूमर का पैसा वहां
चला गया, जो भी सेल्स टैक्स है वो चला गया। तो जब अगर वो चला गया तो कम से कम बताने में क्या हर्ज है। और मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर एफबीआर को अगर खुद नहीं आ रहे थे तो वो कम से कम एक राइटिंग में एक खत आपको भी दे देते, लेटर दे देते आज के प्रोग्राम में, ताकि वो चलाते रहते आप और वो बताते कि जनाब दमथल को जब डीसील्ड किया गया तो वो ये चीजें उसकी सील्ड और आफ्टर सील्ड यानी कि ये सीन हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ वही होता है कि पता नहीं क्यों हमारे गवर्नमेंट अदारे और खासकर ऐसे अदारे कि जिनके ऊपर इस वक्त आप देखें ना कि लोगों का एतमाद है कि जनाब चले ये पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह होगा कि आप मालिक भी मुंह छुपा रहा है, भाई मालिक क्यों मुंह छुपा रहा है? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आई कि दमथल के खलील साहब क्यों मुंह छुपा रहे हैं। उन्होंने तो अगर खुल गया है उनका अदारा तो ये तो अच्छी बात है। इन्होंने तो हमारी टीम लगी हुई है मुस्तकिल, और इन दोनों साहिबान ने, शेख साहब ने भी और उन्होंने भी लगता है कि फोन ही ऑफ कर दिया, अब तो उनको कॉल लगी नहीं है। तो सर वो असल में मसला एंड में यही होता है, टेलीफोन बंद कर दिए जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पे हम शेख साहब से मैं स्पेशली मुलाकात भी करूंगा, और इसलिए मुलाकात करूंगा कि ये इसके बारे में हम पता तो करें कि ये कितना हुआ, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर इनके साथ हम तो इस पे कोशिश कर रहे हैं। और बल्कि जो उन्होंने खलील अहमद साहब ने तो मुझे ये भी कहा कि मैं अपने लॉयर को कहता हूं और ये करता हूं, तो वो तो एक तरह से उन्होंने हमें थ्रेट करने की भी कोशिश की कि जी मैं तो वकील मेरे पास है और तैयार है, आप जो भी कर रहे हैं आप करें और फिर मैं देख लूंगा। तो वो तो इस तरह का भी अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती है उनकी के थ्रेड और ये देना, क्योंकि इसमें तो नेगेटिविटी कोई भी नहीं है। जो कि हम उनसे वर्जन के लिए हमने राब्ता किया और वो कह रहे हैं कि मैं वकील से बात करता हूं और मेरा वकील और यूं और वो, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर वो समझते हैं कि उनके लिए कोई नेगेटिव बात है तो जरूर वकील से बात हमने तो उन्हें पूरा मौका दिया है और उसमें उनको आना चाहिए था, बात करना चाहिए। और सरकारी इदारों के लिए भी बेग साहब आप देखें, सरकारी इदारे भी जब उनके हवाले से खबरें चलती हैं बाद में बड़ा रोना धोना मचाते हैं, बाद में कहते हैं हमारा यूं हो गया, हमारी जो है वो बदनामी हो गई और हमारा इमेज खराब हो गया, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो उससे वो फायदा नहीं उठाते। और बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा या वक्त हो एक ब्रेक का? नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस मौजू पे दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे धमतल स्वीट्स एंड बेकर्स की, जिसे एफबीआर ने अचानक से सील किया और उसके थोड़े ही वक्त के बाद उसे डी सील भी कर दिया और वो ओपन हो गया। इस पर हम बात कर रहे थे। हमें टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। शकील साहब, ये बताइए कि ये तो चलें इस पे हमने बात कर ली काफ़ी, ये बताइए कि वैसे आप तो बाहर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, रिटेलर्स के पास बाकी जगहों पर क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल हुए हुए हैं, वहाँ पे टैक्सेस जमा हो रहे हैं क्या? देखें, जहां तक पीओएस की बात है, पॉइंट ऑफ सेल की, बहुत सी जगहों पर अभी तक नहीं हुए हैं। और सेकेंडली बहुत सी जगहों से ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं कि वो डिडक्शन कर रहे होते हैं। माह रमजान में चूंकि हमारी विजिट बहुत ज्यादा हो रही थी बहुत सारी जगहों पे रिटेल की शॉप्स पर, तो मुझे 2-4 जगह मैंने बल्कि उनके जिन लोग हैं उनसे भी रब्ता करके उनको बताया कि ये देखें स्लिप है और इसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन डिडक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसको पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं शो कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी हम इसको देख रहे हैं, हाँ ये गलती है, असल में रश बहुत है, इस तरह करके उन्होंने मुझसे बात की। देखिए मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि ये चीज जब डिडक्ट हो रही है यानी कि पैसा जा रहा है, तो जब मेरा पैसा काटा जा रहा है, लिया जा रहा है और फिर उसके बाद उसको अगर वो शो नहीं करता तो फिर ये तो मेरे ख्याल करप्शन में आ जाती है। रिटेलर की जेब में जा रहा होगा ना, वो रिटेलर, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका नुकसान भी जेब में डाल लेते हैं। इसका तो सीधा सीधा नुकसान जो है वो, तो मैं समझता हूँ इसमें हम एफपीआर के साथ खड़े, और चूंकि एक गवर्नमेंट ने एक वाज़ेह कर दिया ना कि जनाब ये चीज होगी, ये कटेगी, तो पैसा कंज्यूमर दे रहा है ना, तो जब कंज्यूमर दे रहा है तो हम तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बिल्कुल एफपीआर के साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर किसी जगह भी आप इस तरह रेट करते हैं तो कम से कम उसको पब्लिश करें, उसको बताएं कि और आप इस वक्त हर अदारा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, आप भी अपने सोशल मीडिया पे नहीं तो अपनी वेबसाइट पे डालें और लोगों को बताएं, मीडिया को बताएं, ताकि कम से कम जो दूसरे हैं ऐसे लोग जो इलीगल इस तरह का कोई काम कर रहे हो तो वो ना करें। अब देखिए ना, इसमें क्वेश्चन हालांकि दमथल का तो मुझे तो इसमें कोई बेचारे का कसूर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब वो खामखा की उसकी बंद होने से, उसकी शॉप बंद होने से कसूरवार तो वो बन गया। अब वो कसूरवार बनने के बाद उसको क्लियर नहीं किया जा रहा कि वो उसको कम से कम आज आकर एफबीआर को क्लियर कर देना चाहिए था कि जनाब ये कहानी थी और ये कहानी यहाँ लाकर खत्म हुई, इतना टैक्स इन्होंने दिया था, इतना बाकी था वो हमने ले लिया, तो कम से कम आज आपके शो में ये बात क्लियर हो जाती है।
सही, बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, आप हमारे साथ आपका टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं और नाज़रीन इस पे हमने गुफ्तगू की है इस मौजू पर। अगर इससे मुतालिक आप भी कोई बात करना चाहें, और अगेन मैं कहूँगा कि जो दमथल स्वीट्स हैं उसके ओनर्स भी, उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम उनका मौक़िफ़ भी नाज़रीन के सामने पेश कर देंगे। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है और क्या वाकई मवेशी मंडी में आने वाले जानवरों में लंपी स्किन की बीमारी मौजूद थी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे कराची में कायम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के हवाले से। सुबह से ये इतलात आ रही थी कि मवेशी मंडी में आने वाले जानवरों में लंपी स्किन डिजीज़ का ख़तरा है, चूँकि लंपी स्किन डिजीज़ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद है, जो जानवरों में सामने आई है। और मवेशी मंडी तो ज़ाहिर एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा मजहबी मौका होता है जिस पर कुर्बानी के लिए जानवर मुल्क भर से लाए जाते हैं। कराची की मवेशी मंडी में भी जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ पर काफ़ी जानवर आ चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि 2000 के करीब या शायद 2000 से कुछ ज़्यादा जानवर वहाँ आ चुके हैं, और मज़ीद भी जानवरों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी दौरान ये इन्फॉर्मेशन भी आई कि मंडी में आने वाले जानवरों में मुतअद्दिद जो ट्रॉलर्स हैं उनमें लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की भी निशानदेही हुई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जनाब हफीज़ अंसारी ने। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। हफीज़ अंसारी साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, लंपी स्किन डिजीज़ के जानवर क्या मवेशी मंडी पहुंच गए हैं या उन्हें बाहर से ही वापस कर दिया गया है? देखें, इस किस्म की हम सूरत हाल देख रहे हैं कि होना तो ये चाहिए ना कि मंडी के अंदर बाकायदा जो है जुटा हुआ जानवर अभी लाए जा रहे हैं, इब्तिदा हो रही है, उसके लंपी स्किन के हवाले से उनको चेक किया जाए और उसके बाद जो उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस सूरत हाल में हम अभी ऐसी कोई ऐसे हिफाजती इक़दाम नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है जानवर डॉक्टरों का आंकड़ा या टीम या ऐसा कैंप कोई लगाया गया हो। और सूरत हाल ये है कि अभी तो इब्तिदा है, अभी तो आगाज है कि कुछ जानवर जो है ट्रकों में लाकर जो है इस मंडी को सजाने का आगाज जो है कर दिया गया। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर यकीनन जो है मुल्क भर से जो जानवर लाए जाएंगे तो उसके अंदर जो है इस किस्म के अमराज होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाहिर है कि मंडी के अंदर जब ये रहेंगे तो तकरीबन एक माह के अंदर अगर चंद जानवर भी ऐसा है तो ये मत फैलते फैलते तो एक जो है सैकड़ों हजारों जानवरों को अपनी लिपेट में ले सकते हैं। तो इस तरह जो है कारोबारी ये मंडी जो कि साल में एक बार बचती है और बड़ा डिपेंड होता है इस कारोबार से मुंसलिक जो है व्यापारी होते हैं उनका कि इस साल के अंदर वो इतना कमा लेकर पूरे साल बैठ कर खाए। तो यकीनन अगर उनके ऐसे जानवर अगर यहाँ लाए गए तो उनके जानवर से एक दूसरे के अमराज ये लगने की वजह से जो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अभी इब्तिदा हुई है, इब्तिदा के अंदर ही एहतियाती तदाबीर या एहतियाती इक़दाम जो है वहाँ कैंप लगाकर हुकूमत को करना चाहिए, जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। ठीक सही। और जानवरों के हवाले से तो ये इतलात हैं कि वहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब जानवर जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। और हफीज़ अंसारी साहब, ये भी इतलात थी वहाँ पर कि मुख्तलिफ ट्रॉलर्स जो वहाँ पहुँचे थे मंडी से बाहर, लाइव स्टॉक की कुछ टीमों के बारे में था कि वहाँ पर वो शायद मौजूद हैं और वहाँ पे चेक किया उन्होंने, और 8 से 9 ट्रॉलर्स में लंपी स्किन से मुतासरा जानवर जो हैं वो उनकी निशानदेही हुई थी। और इस हवाले से हमने मवेशी मंडी के तर्जुमान से भी रब्ता किया था, और नाज़रीन को ये बता दूं कि तर्जुमान का ये कहना था कि वहाँ पे लंपी स्किन से मुतासरा जानवर ज़रूर सामने आए थे, लेकिन मंडी की इंतज़ामिया ने उन जानवरों को अंदर दाखिल होने नहीं दिया, उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी और उन्हें वापस भेज दिया गया है। तो हफीज़ अंसारी साहब, ये इस तरह की बातें तो ज़ाहिर तर्जुमान तो आपको पता है कि वो अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि वहाँ पर मज़ीद मौसर इक़दाम हो सकते हैं, उसकी काफ़ी गुंजाइश है वहाँ पर। बिल्कुल, ये देखेंगे एक वक्ती तौर पे जो फौरी तौर पे ऐसे कोई इत्तला के ऊपर ये कार्रवाई अपना की गई थी, और जाहिर है कि जब कोई भी काम ऐसा आता है तो उसके अंदर इब्तिदाई तौर पर जो है अपनी कारकर्दगी बेहतर अंदाज में जाहिर करने के लिए जो इस किस्म की चीजें शो की जाती हैं। लेकिन जो ठोस इकदाम की बात है, इस पर जो सूरत हाल है वो यही है कि वहाँ पर बाकायदा जो टीम बैठनी चाहिए, वहाँ पर कैंप लगना चाहिए, और टीम को जो है जो वहाँ पर अब ट्रॉलर हों या कंटेनर्स के जरिए जो जानवर लाए जाए उनको फजन जो है यानी कि उनकी देखभाल और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो जो जरूरत इस अमर की है कि इसको बाकायदा जो है इसके ऊपर जो अमल कराने की जरूरत है। सिर्फ बात यह नहीं कि एक टिकट जो है कंटेनर के जरिए, ट्रक के जरिए, ट्रॉलर के जरिए जो जानवर हैं उसमें जो 6, 7, 8 जो है बता दिए जाएंगे ओलंपिक स्किन के जो है उसकी वजह से जो है उनको वहाँ रोक लिया गया ताकि ये कारकर्दगी जाहिर की जाए। हम बड़े यानी कि अच्छे अंदाज में जो है काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड
रियलिटी है वो कुछ और बताती है। जाहिर तौर पर यकीनन जिसको जरूरत है कि जाहिर है वहाँ पे शहरी भी हजारों की तादाद में वहाँ पर जाते हैं जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए, और कुछ बहुत से ऐसे भी होते हैं जो नुमाइशी बस पे जाते हैं। तो यकीनन जो एक अहम मर्ज से जो है बचाव के लिए हिफाजत इक़दाम के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत है। जी हाफिज अंसारी साहब, ये भी बताइएगा कि अब मवेशी मंडी में ज़ाहिर है कि दिन ब दिन रश थोड़ा मजीद बढ़ेगा, जानवर मजीद आएंगे, तो इस हवाले से जैसे हर साल की तरह इस साल भी क्या लाइव स्टॉक की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं लोगों को एहतियात करने के लिए? देखिए, बहुत तरह से एहतियात करने के लिए हवाले से जो हिफाजत के तौर पर जो है बिल्कुल एक परफार्मा भी जारी कर दिया जाता है, वो कर दिया जाएगा और कर दिया यह है काफी हद तक भी मजीद यानी कि ऐसी हिफाजत के तौर पर क्या वहाँ पर शहरियों को देखने के लिए जो है कहा जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल हम देखते हैं हर साल में, जो सबसे बड़ी बात की होती है कि बरसात के साथ दूसरा ब्रेक शुरू हो सकता है, फिर यानी कि वो बिजली के तारों का वहाँ मसला होता है, बिजली के तार वहाँ पर खुले फैले हुए हैं, जिसकी वजह से जो है अक्सर यह साल ही हम देखते हैं कि जानवरों की हलाकतें होती हैं। तो साथ साथ इसके साथ फिर सबसे बड़ा बुरान है देखने आते हैं वहाँ पानी नहीं होता है, पानी की अलम फरामी वहाँ पर पानी जो है वहाँ पर जो है जानवरों के लिए मौजूद नहीं होता है, और फिर दीगर मसाइल होते हैं वहाँ आने वाले लोगों के लिए वगैरह। फिर बारिश हो जाए तो वहाँ पर कीचड़ है, कीचड़ को जो है या पानी होता है पूरी तौर पर तो नहीं हटाया जा सकता है, सफाई नहीं की जाती, लेकिन हम देखते हैं कि कई रोज तक वो सूरत वहाँ पर मंडी में नजर आती है। तो यकीनन अगर बरसात के मौसम में सीजन ऐसा आने वाला है और सूरत के हाल में ही मंडी लगने वाली है, तो एहतियाती तौर पर ऐसे वक्त कबल इस वक्त जो है एहतियात करने के लिए पूरे इक़दाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अंसारी साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहे और तफसीलात बता रहे थे मंडी के हवाले से, मवेशी मंडी के हवाले से। नाज़रीन, आपने विजिट किया होगा या आप जाने वाले होंगे, यकीनन उसमें फैमिलीज़ के साथ भी लोग जाते हैं, बच्चे भी साथ में शामिल होते हैं, तो हमेशा उसके लिए भी एहतियात करें। और अल्लाह का शुक्र है कि चलें कोरोना की सूरत हाल तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात भी की, लेकिन अब भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अब भी ये कहते हैं कि अगर आप वही एहतियात जारी रखें, जैसे मास्क का इस्तेमाल भी अगर आप जारी रखें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, आपकी जो सेहत है वो महफूज रहेगी। और वैसे अदरवाइज़ भी अगर कोई भी बुखार हो या वायरल किस्म की कोई अलामात हों तो उस दौरान भी आप अगर एहतियात करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा बल्कि जिन जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तो मवेशी मंडी में भी जब आप जाएं और वहाँ विज़िट करें तो उसमें भी ज़रूर इन एहतियात को मलूज़ ख़ातिर रखें ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी इससे महफूज रहें। नाज़रीन, अगर आप भी किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे रब्ते का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है जो कि 0315544165। इस पर आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।